हेलो एंड गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गाइडेंस प्रोग्राम के क्रैश कोर्स में मैं डॉक्टर कुमारी उषा आप सबका फिर से स्वागत करती हूँ। बच्चों, पिछली कक्षा में हमने प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन चैप्टर को पढ़ा। इस चैप्टर में हमने बहुत सारी ऐसी चीज़ें पढ़ी जो हमें ये बताती हैं कि हाउ वी आर रिलेटेड विथ आवर पेरेंट्स, कैसे हम अपने माता पिता से संबंधित हुए और कैसे उनके गुण हम तक ट्रांसफ़र होते हैं। इसी कैटेगरी में हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी। जैसे हमने सबसे पहले जो पढ़ा वो था मेंडल का पढ़ा। मेंडल एक साइंटिस्ट थे, ही वॉज ए नेचुरलिस्ट भी हम उनको कह सकते हैं, और वो एक जीनियस भी थे क्योंकि अपने समय से वो बहुत आगे थे। 18वीं शताब्दी या हम कह सकते हैं या 19वीं शताब्दी का 18वीं का जो लास्ट टाइम था उसी दौरान उन्होंने अपने रिसर्च वर्क को कंप्लीट किया। और 1856 में जब उनका पेपर पब्लिश हुआ जिसमें को हम स्टडी ऑफ या ब्रून का कहते हैं, प्रोसीडिंग्स ऑफ ब्रून नेचुरल स्टडी, इसमें जब उन्होंने अपने पेपर पब्लिश किया तो इस पेपर के ग्राउंड पर उन्होंने ये प्रूफ किया कि पेरेंट्स की कैरेक्टर, हाउ डज द पेरेंट्स कैरेक्टर ट्रांसफर टू देयर नेक्स्ट जनरेशन और ऑफ स्प्रिंग। इसके लिए उन्होंने पी प्लांट पर बहुत सारे रिसर्च किए। उन्होंने जो मॉडल भी सिलेक्ट किया वो इतना सुटेबल था इस काम के लिए कि उन्हें बहुत सारे और बहुत तरह तरह के रिजल्ट मिले। उन्हें बहुत डाइवर्सिटी थी, वेरिएशन था। जैसे कि पी प्लांट के लिए जो उन्होंने प्लांट कलेक्ट किया उसका शॉर्ट बहुत लाइफ टाइम था, 3 से 4 महीने में ही आप एक सीड से नया सीड प्राप्त कर सकते हैं। फ्लावर में बहुत सारे उनमें डिफरेंसेस थे। सीड का जो शेप था, सीड पॉड का जो शेप था, कलर था, इस ग्राउंड पर बहुत सारे कैरेक्टर को उन्होंने स्टडी किया और अपनी कैलकुलेशन को समराइज किया। साथ ही उन्होंने जो भी अपने रिसर्च का जो वर्क था उसको टैबलेट किए और अपना हाइपोथेसिस दिया। इसी ग्राउंड पर आगे ह्यूगो डिवेरिस, कार्ल कॉरेंस और ट्रेसमार्क ने लॉ डिराइव किया जिसको कि हम मेंडल लॉ कहते हैं, मेंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस कहते हैं। ये सब बच्चों हमने मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस कहते हैं। ये सारी चीज़ें हमने पिछले क्लास में पढ़ी। इसके बाद हमने इसी से रिलेटेड अगला जो चीज़ पढ़ा वो था मॉर्गन थ्योरी। मॉर्गन ने जिस तरह से मेंडल ने पी प्लांट पे वर्क किया, मॉर्गन ने ड्रोसोफिला पे वर्क किया। और उन्होंने भी उसी रिजल्ट को दिया जो मेंडल ने दिया था। इसी से हमारा रिसर्च आगे बढ़ता है। और एक चीज़ और बच्चों, मॉर्गन को हम फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स कहते हैं। जहां हम मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं, फादर ऑफ जेनेटिक्स की, क्योंकि इन्होंने बहुत ही नेचुरल वर्क किया और द पायनियर, इसमें हम कह सकते हैं ही वॉज द पायनियर इन द, पायनियर थे वो इस वर्क में। तो लेकिन एक्सपेरिमेंटल, चूंकि उन्होंने इसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ तो वो दिए थे, लेकिन वो एक तो होता है फिजिकल प्रूफ, वो नहीं दे पाए थे मेंडल, जिस चीज को फिर बाद में ह्यूगो डिवेरिस और बाकी अन्य साइंटिस्टों ने, ह्यूगो डिवेरिस, कार्ल कॉरेंस और ट्रेसमार्क ने दिया, इन लोगों ने दिया। लेकिन मॉर्गन ने इसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दिया, इसलिए मॉर्गन को हम फादर ऑफ, यहां मैं लिख दूं, फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स, फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स कहते हैं। कहीं कहीं पर सिंपल मॉर्गन आता है, कहीं पर टी मॉर्गन आता है, और इनको हम टी मॉर्गन या टी एस मॉर्गन भी कहते हैं। तो इस तरह से इनका हम मॉर्गन थ्योरी पढ़ते हैं। मॉर्गन थ्योरी के बाद फिर हम सटन की थ्योरी पढ़ते हैं, और जिसमें हम पढ़ते हैं क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ते हैं।
और इस तरह से बहुत सारी चीज़ें जो कि जीन से ही रिलेटेड हैं वो हम सब ने पढ़ी। आज की क्लास में बच्चों हम इसी से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस और आंसर को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि कहीं पर अगर कुछ छूट गया है जो हम फिर से रिवाइज कर सकें। तो आइए हम अपने स्लाइड की ओर चलते हैं और देखते हैं कि हम अपने स्लाइड से क्या क्या सीख रहे हैं। जैसे अगर पहले क्वेश्चन को ले, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है बच्चों। आपको पता है कि आपके बोर्ड एग्जाम में जो नया पैटर्न आया है उसमें 3 तरीके से क्वेश्चन आ रहे हैं। वो 3 सेक्शन में डिवाइड है, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। सेक्शन ए फुल्ली ऑब्जेक्टिव है जिसमें आपको 35 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे। ये सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व करने के बाद आप सेक्शन बी को करेंगे। और ये पहले ये चीज़ देखी जा रही थी कि आप बिहार बोर्ड के जो बच्चे हैं वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को तो सॉल्व कर रहे थे लेकिन सब्जेक्टिव क्वेश्चंस पर उतना कंसीडर नहीं कर रहे थे। तो ये इस बार नहीं चलेगा, आपको पूरे सेक्शन को कवर करना है। सेक्शन ए दैट इज मल्टीपल चॉइस, सेक्शन बी जो कि शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और सेक्शन सी दैट इज द लॉन्ग क्वेश्चंस। तो तीनों को कवर करने हैं। तो हम सबसे पहले अकॉर्डिंग टू द पैटर्न ऑफ द एग्जामिनेशन, जैसा कि परीक्षा का जो तरीका है उसके हिसाब से सबसे पहले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन है, कहता है कि इसी में ये क्वेश्चन है कि ए जेनेटिक डिजीज क्या होगी? वो जो जीन के थ्रू या क्रोमोसोम के थ्रू पेरेंट्स से उसके ऑफ स्प्रिंग को पास होती है। तो कहता है कि ए जेनेटिक डिजीज इट ट्रांसफर्ड फ्रॉम अ फिनोटिपिकली नॉर्मल बट कैरियर फीमेल इज द ओनली सम ऑफ द मेल प्रोजेनी, दिस डिजीज इज कॉल्ड। ऐसा डिजीज जो फिनोटिपिकली तो नॉर्मल शो करता है लेकिन जेंट्स में, लेकिन वो फीमेल में वो कैरियर होता है और किस में होता है? मेल प्रोजेनी को ये करता है, डिजीज को कॉज करता है। तो ऐसा डिजीज क्या कहलाएगा? क्योंकि ये सेक्स से रिलेटेड है। जैसे ही आप यहाँ क्वेश्चन को देखेंगे कि ये फीमेल और मेल से रिलेटेड है तो डिजीज क्या हो जाएगा? सेक्स डिजीज कहला जाएगा या सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस कहेंगे उसको, या सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेड डिजीज कहेंगे। दूसरा क्वेश्चन कहता है सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया आप जानते हैं ये भी सेक्स लिंक्ड डिजीज है और ये ऑटोसोमल रिसेसिव का डिजीज होता है जिसकी वजह से इसमें क्या होता है कि जो ह्यूमन बॉडी में जो आरबीसी होते हैं वो सिकल शेप के हो जाते हैं। चंद्रमा जो हंसिए के समान होता है ठीक उसी तरह से होते हैं। क्योंकि वो सेल दब चुका होता है तो उसमें ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी बिल्कुल ही कम हो जाती है। ऐसे में उस पीड़ित व्यक्ति को लगातार खून चढ़ाना पड़ता है या उसको बहुत ज़्यादा, उसका इम्यून चूँकि कमज़ोर भी होता है तो उसे बहुत ज़्यादा केयर करना पड़ता है और इसके जो वाहक होते हैं वो उसके माता पिता ही होते हैं। तो इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, आप यहाँ देखें। कहता है कि सिकल सेल एनीमिया इज अ ग्लूटामिक एसिड इज रिप्लेस्ड बाय द वैलिन। आपको बच्चों पता है, आप पहले पढ़ चुके हैं जो आपका चैप्टर है डीएनए रेप्लिकेशन का, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। उसमें आपने पढ़ा है कि ट्रांसलेशन होता है, ट्रांसक्रिप्शन होता है, उसके बाद ट्रांसलेशन होता है, यानी डीएनए से आरएनए बनता है और ये मैसेज जाता है प्रोटीन फॉर्मेशन के लिए। यहाँ पर जो प्रोटीन बन रहा है और ये एमिनो एसिड बन रहा है तो यहाँ पर क्या होता है? ग्लूटामिक एसिड बन जाता है। किसकी जगह? वैलिन की जगह। ग्लूटामिक एसिड इज रिप्लेस्ड बाय वैलिन। ये क्या होता है? जीन की जो सीक्वेंसिंग होती है उसमें चेंज आने के कारण ये प्रॉब्लम होता है। अब चूंकि ग्लूटामिक एसिड बन गया है जिसके कारण वो जो सेल है वो इतना अच्छा डेवलप नहीं हो पाता, नॉट प्रॉपरली डेवलप टू कैरी द ऑक्सीजन, तो उस व्यक्ति को सिकल सेल हो जाता है। तो कहता है कि दिस इज द फॉलोइंग ट्रिपलेट कोडोन। यहाँ ट्रिपलेट कोडोन की बात आ रही है इसलिए मैंने इतनी बात कही। ट्रिपलेट कोडोन क्या होता है? आप बच्चों जानते हैं कि हमारा जो डीएनए में न्यूक्लियोटाइड का अरेंजमेंट होता है वो ए सी टी जी सी ए कुछ भी हो सकता है, या अगर हम ए के साथ टी यू के साथ बैठाते, सी के साथ जी को बैठाते चले जाएं तो वो कोडोन की जो रीडिंग होती है वो 3 की होती है। 3 कोडोन का एक जेनेटिक कोड बनता है। अगर इसमें हम
अगर एक आध पहले छूट जाए या एक आध आगे चला जाए तो उस रीडिंग में हमारा जो एंजाइम का जो फॉर्मेशन होता है उसमें डिस्टरबेंस आ जाती है, और जिसके कारण वैलिन न बन करके ग्लूटामिक एसिड हो जाता है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन कहता है कि आखिर किस कोड के न्यूक्लियोटाइड के डिसअरेंजमेंट के कारण ऐसा हुआ, तो ये होता है AAG के कारण होता है। चूंकि यहाँ A हो गया है तो हमारा ये आंसर AAG के जगह क्या हो जाता है, GUG हो जाता है। तो GUG क्या हो गया यहाँ पे, गुआनिन, यूरासिल, गुआनिन। अब यहाँ उसी से रिलेटेड, ब्लड से ही रिलेटेड आप ये क्वेश्चन देखिए, अ पर्सन हैविंग जीनोटाइप AB, जीनोटिपिकली उसमें क्या है, A और B एंटीजन प्रेजेंट है तो वो शो ग्रुप करता है AB, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है A और B जो दोनों एलील हैं वो कोडोमिनेंस को शो कर रहे हैं। यहाँ पर A के साथ साथ B भी अपने आप को रिप्रेजेंट कर ले रहा है, तो दिस इज काउज ड्यू टू कोडोमिनेंस शो कर रहा है। यहाँ पर डोमिनेंस और रिसेसिव वाली बात नहीं हो पा रही है। अगर यहाँ डोमिनेंट A होता तो उस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप A होता, अगर B होता तो B होता, लेकिन यहाँ दोनों आ रहे हैं तो ये दोनों कोडोमिनेंस को शो कर रहे हैं। नेक्स्ट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 जैसे कहता है कि ZZ और ZW टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इज सीन है। आपको पता है कि हम लोग जो सेक्स डिटर्मिनेशन पढ़े हैं जिसमें 4 तरीके से सेक्स डिटर्मिनेशन होता है, XX, XY ह्यूमन के लिए, ZZ, ZW बर्ड्स के लिए, XX और X0 करके जिसमें होता है कि एक क्रोमोसोम ही एब्सेंट हो जाता है, और एक होता है हम जो पढ़ते हैं हनी बी के लिए। तो 4 तरीके के से जब पढ़ते हैं तो ये जो ZZ और ZW होता है ये बर्ड्स के लिए ये होता है। इसमें जो फीमेल होती है ZW जो यहाँ है ये फीमेल होती है, और ZZ जो है वो मेल को रिप्रेजेंट करता है। ये ZW में जो फीमेल है, फीमेल इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिसाइडिंग सेक्स, कि वो मेल होगा या फीमेल होगा उसका जनरेशन, वो यहाँ पे फीमेल बर्ड डिसाइड करती है, फीमेल क्रोमोसोम डिसाइड करती है। मेल क्रोमोसोम का इसमें कोई रोल नहीं होता, जबकि ह्यूमन में जस्ट इसके उल्टा होता है, मेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स। तो ये आप यहाँ पर क्या लगाएंगे, पीकॉक में लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ए क्रॉस बिटवीन 2 प्लांट्स रिसफल्ड इन ऑफ स्प्रिंग हैविंग ए फ्यू डॉर्फ प्लांट। अगर एक टॉल प्लांट को फ्यू डॉर्फ प्लांट के साथ हम रिशफल कराते हैं तो उसका जो जीनोटाइप होगा वो दोनों गैमेट का होगा, क्योंकि हम दोनों को मिक्स करके कर रहे हैं। तो कैपिटल T के लिए हम TT यूज़ करेंगे टॉल प्लांट के लिए, डॉर्फ प्लांट के लिए TT स्मॉल यूज़ करेंगे, क्योंकि हमने टॉलनेस के लिए T को माना है, लेंथ के लिए T को माना है। तो जब उनका हम फिनोटिपिकली हम बनाएंगे बच्चों पनेट स्क्वायर से, तो हमारा ये रिजल्ट आ जाएगा, दैट इज TT। क्योंकि ये जब हम करेंगे तो ये कैपिटल T और ये स्मॉल t, ये तो क्या होगा, गैमेट फॉर्मेशन के बाद जो फर्स्ट जनरेशन बनेगा उसका ये होगा, क्योंकि ये जीनोटिपिकली तो टॉलनेस शो कर रहा है, ये भी जीनोटिपिकली फिनोटिपिकली टॉलनेस शो कर रहा है, लेकिन ये जीनोटिपिकली ये हाइब्रिड है, हेट्रोजाइगस है। तो यहाँ पर हमारा, और ये जो होगा वो दोनों सेम गैमेट है, फिनोटिपिकली तो ये टॉल शो कर लेकिन जीनोटिपिकली मिक्स है। लेकिन ये जो कैरेक्टर हो है, यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर भी दोनों डोमिनेंट होंगे, यहाँ पर भी ये जो है मिक्स कैरेक्टर शो कर, लेकिन ये जो होगा वो एग्जैक्ट हाइब्रिड होगा। नेक्स्ट कहता है कि इन अ डाई हाइब्रिड क्रॉस, अगर डाई हाइब्रिड क्रॉस कराते हैं, आप याद करें बच्चों मेंडल ने 2 कैरेक्टर को एक साथ लेकर के स्टडी किया था, तो उसमें वो 2 कैरेक्टर कुछ भी हो सकता था। जब हमने मेंडल का पढ़ा तो उन्होंने सीड के शेप को और सीड के कलर को लेकर के एक तरफ को ये किया, अपना एक्सपेरिमेंट किया, और दूसरी तरफ सीड का लेंथ था और वो था वो कलर था। तो उन दोनों को लेकर के जब उन्होंने करा डाइहाइब्रिड क्रॉस, तो उनका रेशियो 9:3:3:1 हुआ। इट्स डिनोट दैट, ये क्या डिनोट करता है, द एलील्स ऑफ 2 जीन्स आर इंटरैक्टेड विथ ईच अदर, it is a mutagenic inheritance, it is a cause of multiple allelism, or the allele of 2 genes are segregating independently।
जब आप 9:3:3:1 को भी जब आप बच्चों उसका फिनोटिपिकल और जीनोटिपिकली देखते हैं तो ये जो रेशियो है ये तो फिनोटिपिक दिखा रहा है, लेकिन जब आप जीनोटिपिकली देखते हैं तो 1:2:2:2:1 करके हो जाता है। तो ये बताता है कि वो जो हमने 4 कैरेक्टर को एक साथ में स्टडी किया तो वो चारों कैरेक्टर एक साथ मिक्स नहीं होते, ना तो वो को डोमिनेंस हो पाते, ना इनकम्प्लीट डोमिनेंस हो पाते हैं, ना ही वो डोमिनेंट और रिसेसिव हो जाते हैं, बल्कि हर एक कैरेक्टर अपने आप को इंडिपेंडेंटली मेंटेन करके रखता है और जैसे ही उसका पार्टनर मिलता है वो अपने आप को एक्सप्रेस कर देता है। तो ये जो हुआ द एलील ऑफ 2 जीन आर सेग्रीगेटिंग इंडिपेंडेंटली, और इसी से हमें लॉ ऑफ सेग्रीगेशन हमें मिलता है। नेक्स्ट कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट रिजल्ट इन वेरिएशंस एमंग सिबलिंग्स। वेरिएशंस आप जानते हैं कि जीन में किसी भी तरह के चेंज आने से वेरिएशन पैदा होता है, जैसे कि अभी आपने पिछले स्लाइड में देखा मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डाइहाइब्रिड क्रॉस में वहाँ पर क्या हुआ, वेरिएशन हो गया था। हालांकि अगर किसी हम फिनोटिपिकली कोई प्लांट है वो टॉलनेस शो कर रहा है, लेकिन उसकी हम जब जांच के लिए टेस्ट क्रॉस करते हैं तो वो हमें बताता है कि उसके अंदर डॉर्फनेस के भी कैरेक्टर हैं। ये हमें टेस्ट क्रॉस से प्रूफ होता है। जब हम टेस्ट क्रॉस कराते हैं तो हमें वेरिएशन प्राप्त होते हैं। टेस्ट क्रॉस अगर हम कराते हैं तो ये तो जीनोटिपिकली हमें मालूम होता है, लेकिन अगर हम ना भी कराएं तो हमें वेरिएशन पता चलेगा। तो इस वेरिएशन के लिए कौन सा रिस्पॉन्सिबल होता है, तो लिंकेज रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इस तरह से बच्चों बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने दे रखे हैं, आप उन्हें एक एक करके सॉल्व करें। जैसे एक और क्वेश्चन में यहाँ देखें, मेंडल लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होल्ड्स गुड फॉर जीन सुटेड ऑन द। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट किस पर ज़्यादा सूट करता है, नॉन होमोलोगस, होमोलोगस, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर जेनेटिक एलिमेंट और सेम क्रोमोजोम। तो सेम क्रोमोजोम यानी सिस्टर क्रोमेटिड्स हम कह सकते हैं। सेम क्रोमोजोम यानी एक ही क्रोमोजोम जो एक कोई कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल हो। अक्सर हम टॉलनेस की बात करते हैं तो एक फादर से टॉलनेस का कैरेक्टर आता है, एक मदर से टॉलनेस का कैरेक्टर के लिए क्रोमोजोम आता है, तो सेम क्रोमोजोम। लेकिन यहाँ पर इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की बात नहीं होगी क्योंकि इट में कि वहाँ पर जीन्स हो, एलील का फॉर्मेशन हो। दूसरा देखें एक्स्ट्रा न्यूक्लियर जेनेटिक एलिमेंट, तो यहाँ पर ऐसा कुछ हमें मिलेगा नहीं। दूसरा होमोलोगस और क्रोमोजोम, होमोलोगस क्रोमोजोम जब होंगे तो क्या होंगे कि वो इंडिपेंडेंटली अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे, तो हमारा आंसर होमोलोगस क्रोमोजोम हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन आप देखिए बच्चों, ये आप शॉर्ट नोट्स में भी लिख सकते हैं। अगर आता है कि राइट इन 1 वर्ड और इन अ सेंटेंस आंसर, तो आप इसको सही ये आंसर आप यही लिख सकते हैं कि ओकेजनली यानी प्रायः या ए सिंगल जीन में एक्सप्रेस मोर देन 1 इफेक्ट। अगर एक जीन एक से अधिक कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है तो उस घटना को हम क्या कहते हैं, उस घटना को हम प्लियोट्रॉपी कहते हैं। जबकि पॉलीजेनी क्या होता है, पॉलीजेनी किसी भी एक जीन जो होता है वो बहुत सारे कैरेक्टर को कंट्रोल करता है। अगर हम दूसरा ये क्वेश्चन देखें, द कलर बेस्ड कंट्रास्टिंग ट्रेट्स इन 7 कंट्रास्टिंग पेयर स्टडीड बाय मेंडल इन द पी प्लांट वेयर 3 तरह के कंट्रास्टिंग पेयर को उन्होंने कैरेक्टर को स्टडी किया। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है बच्चों, ये तो आप हमेशा ही पढ़े। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर वाज नॉट चूजन बाय मेंडल। इसमें से कौन सा ऐसा कैरेक्टर था जो मेंडल ने नहीं चूज किया। आपको पता है कि मेंडल ने 7 कैरेक्टर को लेकर करके अपना प्रयोग किया था, जिसमें था पेड़ की लंबाई या पौधे की लंबाई, फूल का स्थिति वो एक्सियल है या टर्मिनल है, दूसरा था फूल का रंग, उसके बाद था पॉड का शेप, वो लेंथ है, वो लंबा है और रिंकल टाइप का है, इसके बाद सीड का शेप, सीड का कलर। तो इस तरह से 7 कैरेक्टर को लेकर के उन्होंने अपने प्रयोग को किया था। तो इसमें से ऐसा कौन सा कैरेक्टर है जो मेंडल ने चूज नहीं किया था, तो पॉड शेप आप जानते हैं, पॉड का कलर भी आप जानते हैं, वो उन्होंने ग्रीन और येलो लिया था। इसका लोकेशन ऑफ फ्लावर भी एक्सियल और टर्मिनल लिया था, लेकिन लोकेशन ऑफ पॉड को उन्होंने कंसीडर नहीं किया था। तो हमारा आंसर हो जाएगा लोकेशन ऑफ पॉड। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था। अगला आप देखिए,
जीन विच कोड फॉर ए पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट्स आर नोन एज। कंट्रास्टिंग ट्रेट्स क्या हो गया, एक ही कैरेक्टर के लिए दो जीन जब रिस्पॉन्सिबल होते हैं तो उसे कंट्रास्टिंग ट्रेट्स कहते हैं। जैसे लंबाई के लिए टी, या वह लंबाई में एक टॉलनेस है एक ड्वार्फनेस है, ये दोनों लंबाई के लिए ही रिस्पॉन्सिबल है, तो इसे हम क्या कहेंगे, कंट्रास्टिंग ट्रेट्स के लिए कहेंगे। तो ऐसे को क्या कहेंगे, डोमिनेंट जीन। डोमिनेंट जीन तो तब कहेंगे जब उनका आपस में हम क्रॉस कराएंगे और उसमें एक जीन जो है वो दूसरे को दबा देगा और अपने आप को एक्सप्रेस कर देगा, इसी को तो डोमिनेंस कहते हैं। तो डोमिनेंट जीन इसमें होगा नहीं। नन ऑफ दीज को भी हम इसमें से पहले हटा दें। और दूसरा हम कंसीडर कर एलील्स और लिंक्ड जीन। तो यहाँ पर लिंक्ड जीन तो नहीं होगा, क्योंकि लिंक्ड जीन वो जीन होते हैं जो हर परिस्थिति में अपने साथी फ्रेंड के साथ ही जाते हैं। लिंक्ड का मतलब ही क्या होता है कि दो लोग की आपस में गहरी दोस्ती, यानी दो जीन एक ही क्रोमोसोम पर जब लोकेटेड होते हैं तो जब एक जाएगा तो उसके साथ दूसरा जीन भी ट्रांसफर हो जाता है। इसी को आपने लिंकेज में पढ़ा है। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर हो जाएगा वो एलील हो जाएगा, क्योंकि एलील ही है जो कंट्रास्टिंग कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और एलील क्या हुए, वही जो टॉलनेस के लिए जो मैंने अभी बात किया, एक टॉल कैपिटल टी से शो करे, एक स्मॉल टी से शो करे। ये दोनों एलील का मतलब हुआ कि ये दोनों एक ही कैरेक्टर के दो फॉर्म हुए। दूसरा क्वेश्चन, ए रिसेसिव एलील इज एक्सप्रेस्ड बाय। एक रिसेसिव एलील कैसे एक्सप्रेस्ड करेंगे, तो उसको हम होमोजाइगस कंडीशन के द्वारा ही एक्सप्रेस करेंगे, क्योंकि वो दोनों एक साथ रहेंगे तभी तो अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे। जैसा कि आप पनेट स्क्वायर जब मेंडल का बनाते हैं तो आप देखते हैं कि अगर हाइब्रिड वाले जो प्लांट्स हैं उनका हम क्रॉस कराते हैं तो जो एक हमें मिलता है वो प्योर टॉल मिलता है, दो मिक्स मिलता है, और एक है वो प्योर शॉर्ट मिलता है या डॉर्फ मिलता है। तो क्या होगा, होमोजाइगस ही अपने आप को, होमोजाइगस फॉर्म में ही रिसेसिव अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं। नेक्स्ट, द कैरेक्टर विच अपीयर इन द फर्स्ट फिलल जनरेशन। वो फर्स्ट फिलल जनरेशन में जो कैरेक्टर अपीयर होते हैं वो क्या होते हैं, जैसे एक टॉल प्लांट एक शॉर्ट प्लांट, जैसे ये टॉल और एक शॉर्ट का मैंने क्रॉस कराया, तो आप अक्सर देखते हैं कि F1 जनरेशन में जो टॉल प्लांट होता है उसके रिजल्ट्स आते हैं, यानी कि डोमिनेंट अपने आप को एक्सप्रेस करता है। डोमिनेंट कैरेक्टर हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है बच्चों की व्हाट विल बी द डिस्ट्रीब्यूशन फिनोटिपिक फीचर ऑफ द फर्स्ट फिलल जनरेशन आफ्टर ए क्रॉस बिटवीन अ होमोजाइगस फीमेल एंड अ हेट्रोजाइगस मेल के सिंगल लोकस पर। अगर सिंगल लोकस पर यानी एक ही लोकस पर अगर होमोजाइगस फीमेल और हेट्रोजाइगस मेल का हम आपस में क्रॉस कराते हैं तो फर्स्ट फिलल जनरेशन का क्या होगा, 1:1 रेशियो होगा, क्योंकि 1:2:1 तो तब होगा जबकि हम दोनों को होमोजाइगस वाले कैरेक्टर को लेकर के ही क्रॉस कराते हैं, और होमोजाइगस में एक टॉल का एक टी आता है, एक शॉर्ट का टी आता है, तो यहाँ पर रेशियो क्या हो गया, 1:1 हो जाता है। एक इस क्वेश्चन को हम देखें, What is the probability of the production of dwarf offspring in a cross between two heterozygous tall tea plant? अगर two heterozygous tall tea plant को हम क्रॉस कराते हैं तो उसमें dwarf offspring का क्या होगा, ये सिंपल पनेट स्क्वायर वाला क्वेश्चन है। हेट्रोजाइगस है यानी मिक्स है, आप पनेट स्क्वायर से ही तो चेक करते हैं F2 जनरेशन के लिए, तो 25% आपको प्योर टॉल मिलते हैं, 25% प्योर डॉर्फ मिलते हैं, और 50% जो होते हैं वो हेट्रो मिलते हैं या हाइब्रिड मिलते हैं। जैसे आप यहाँ देखिए, यही क्वेश्चन आपका है टी और टी का। अगला क्वेश्चन आप यहाँ देखिए बच्चों, मैं बहुत सा हर एक क्वेश्चन को नहीं, लेकिन हाँ जो जो इम्पोर्टेंट मुझे लग रहा है उसको मैं ज़रूर से आपको एक बार से रिवीजन करवा दे रही हूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग टू ZW/Z टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। इसमें से ZW और Z का जो सेक्स डिटर्मिनेशन है इसमें से कौन जो है वो गलत है। तो ZW और Z टाइप देखते ही बच्चों आप ये समझ आएंगे कि ये बर्ड के लिए है, पक्षियों के का सेक्स डिटर्मिनेशन की हम बात कर रहे हैं। तो जब पक्षियों के डिटर्मिनेशन की बात कर रहे हैं तो इसमें हम जब ऑप्शंस को देखें तो इट ऑकर्स इन बर्ड्स एंड सम रेप्टाइल्स,
ठीक है, चलेगा। फीमेल्स आर होमोगैमेटिक एंड मेल आर हेट्रोगैमेटिक, क्या ये सही है? नहीं, क्योंकि आप जानते हैं कि पक्षियों में सेक्स का डिटर्मिनेशन कौन करता है? फीमेल बर्ड करती है। तो यहाँ पर फीमेल क्या होगी? हेट्रोगैमेट होगी, तभी तो वो सेक्स का डिटर्मिनेशन करेगी। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए था? फीमेल्स आर हेट्रोगैमेट एंड मेल आर होमोगैमेटिक, क्योंकि ये जेड मेल को शो करते हैं, ये फीमेल को शो करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। 1:1 सेक्स रेशियो इज प्रोड्यूस्ड इन ऑफस्प्रिंग, वो नेचुरली प्रोड्यूस होगा, एक इसके साथ जाएगा और एक इसके साथ जाएगा, आप क्रॉस करा के देखेंगे। एंड ऑल ऑफ दिस, तो इसमें कौन सा होगा आंसर हमारा? फीमेल आर होमोगैमेटिक एंड मेल आर हेट्रोगैमेटिक, ये हमारा आंसर हो जाएगा। नंबर, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन आप हमेशा ही पढ़ते हैं। नंबर ऑफ ऑटोसोम प्रेजेंट इन अ लिवर सेल ऑफ अ ह्यूमन फीमेल, किसी भी लिविंग की आप बात करें, खास करके जब हम ह्यूमन की यहाँ बात कर रहे हैं, तो ह्यूमन में मेल हो या फीमेल हो, उसमें आपको पता है कि 23 जोड़े क्रोमोसोम होते हैं, उसमें 22 जोड़े जो होते हैं क्या होते हैं? ऑटोसोम होते हैं, जिसको हम सोमैटिक क्रोमोसोम भी कहते हैं, और एक जोड़ा जो होता है जिसको हम सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं। तो चाहे वो मेल हो फीमेल हो, उसमें वही होगा, क्योंकि यही तो ह्यूमन का होता है 23 जोड़े क्रोमोसोम। और चूंकि यहाँ ऑटोसोम की बात होती है तो वो 22 जोड़े ही होंगे। अब ये सेल हम कहीं से भी लें, चाहे लीवर सेल लें, चाहे हार्ट, कहीं बॉडी सेल लें, कहीं से भी लें, किसी ऑर्गन का हो या मसल का हो, उसमें तो सेल है, तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम तो उतने ही होंगे। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 22 पेयर। ये देखिए आप एक नया क्वेश्चन बच्चों, हैप्लोडिप्लॉइड इज फाउंड इन, हैप्लोडिप्लॉइड का मतलब क्या होता है? हैप्लोडिप्लॉइड वो ऐसे लिविंग में होते हैं जिनमें कि एक होता है जो ऑर्गेनिज्म, वो रिस्पॉन्सिबल होता है सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए, और इसमें दोनों हो जाते हैं, हैप्लॉइड का भी और डिप्लॉइड दोनों का भी कैरेक्टर मिलता है। जैसे आप हनी बी का सेक्स डिटर्मिनेशन याद करें तो उसमें आपने देखा होगा कि हनी बी में 16 क्रोमोसोम होते हैं, और जब हैप्लॉइड कंडीशन में डिप्लॉइड होने पर वो 32 हो जाते हैं। तो जब वो डिवीज़न होता है तो पहले तो वो हैप्लॉइड होते हैं, और उसके बाद जब वो मिक्स करते हैं तो वो वर्कर बन जाते हैं, फिर ड्रोन बन जाते हैं, और एक उसमें से रॉयल जेली खाने के बाद वो हनी बी बनती है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, हनी बी आंट्स एंड वास्प्स हो जाएंगे। अच्छा, अगला क्वेश्चन देखिए, म्यूटेशन से हमारा आ गया। ये कहता है कि रेट ऑफ म्यूटेशन इज अफेक्टेड बाय, म्यूटेशन के रेट को हम कैसे या अफेक्ट करते हैं, जिस स्पीड से आप जानते हैं कि म्यूटेशन इज अ सडन चेंज इन आवर जीन, और किसी तरह से जीन रिप्लेस, अब ये सडन चेंज कैसे होगा? या तो वो एक का न्यूक्लियोटाइड रिप्लेस हो जाए, या वो डिसअरेंज हो जाए, या उसकी जगह पे कोई हम ये जो रीडिंग कर रहे हैं वो इधर से एक आधे हमारा न्यूक्लियोटाइड छूट जाए, उसके बाद हम रीडिंग करें तो हमारा जेनेटिक कोड ही डिस्टर्ब हो जाएगा, या तो अगर इधर से हम डिस्टर्ब करेंगे तो पूरी हमारी जेनेटिक की सीक्वेंसिंग ही डिस्टर्ब हो जाएगी। तो उसके रेट को हम कैसे कम कर सकते हैं? अफेक्ट कैसे होगा? टेम्परेचर से होगा, एक्सरे होगा, गामा रेज होगा, या ऑल ऑफ दिस होगा? तो ये सब सारे हमारे म्यूटेशन रेट को अफेक्ट करने वाले होंगे। अगला आप देखिए, 2 or more independent gene present on a different chromosome which determine nearly same phenotypic are called duplicate gene। क्योंकि इंडिपेंडेंट जीन है और डिफरेंट क्रोमोसोम पर अरेंज है, लेकिन वो सेम ही फिनोटाइप के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो डुप्लीकेट जीन ही होंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग पेडिग्री एनालिसिस। पेडिग्री एनालिसिस क्या होता है बच्चों? आप ऑलरेडी जानते हैं कि किसी भी फैमिली के टोटल जेनेटिक या क्रोमोसोमल स्टडी को हम पेडिग्री एनालिसिस कहते हैं। इससे सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि अगर उस फैमिली में या उस फैमिली के इतिहास में अगर कोई व्यक्ति किसी जेनेटिकल डिजीज का शिकार रहा होगा, तो हम आगे ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि आगे आने वाली किस जनरेशन में, साथ ही मेल और फीमेल में, वो बीमारी हो सकती है। तो इससे क्या होगा, हम पहले से ही उस बीमारी के लिए प्रिपेयर्ड रहेंगे और उसका हम इलाज कर सकेंगे। तो किसी भी फैमिली के क्रोमोसोमल हिस्ट्री की स्टडी करना पेडिग्री एनालिसिस कहलाता है। तो कहता है कि इसमें कौन सा स्टेटमेंट जो है वो गलत है।
तो कहता है कि सॉलिड सिंबल्स शो अनअफेक्टेड इंडिविजुअल, proband is the person from which case history starts, it is useful for genetic counselor and it is an analysis for the trait several generation of a family। तो हम क्या यही तो जानना चाह रहे, पेडिग्री एनालिसिस क्या है। तो सही बात है कि यहाँ पे प्रोबैंड इज द पर्सन फ्रॉम विच केस हिस्ट्री स्टार्ट्स, शुरुआत तो वहीं से होती है जहाँ से वो केस की हम शुरुआत करते हैं। जैसे अगर हम मुझे अपने ही फैमिली की हिस्ट्री जानी है तो हम अपने दादाजी से शुरू करेंगे क्योंकि ही इज़ लिविंग राइट नाउ, तो वहाँ से हम उनके जीन को की स्टडी लेकर के हम शुरू कर सकते हैं। उसके बाद क्या कहता है, यूजफुल फॉर द जीन काउंसलर, जेनेटिक काउंसलर, क्योंकि जेनेटिक काउंसलर ही तो इसके लिए काफ़ी रिसर्च होता है बच्चों, डॉक्टर्स होते हैं वो बहुत सही दिशा में इसका रिसर्च करते हैं और आपको रिजल्ट देते हैं, तो उनके लिए भी हेल्पफुल होगा। साथ ही ये एनालिसिस ऑफ ट्रेट्स इन सेवरल जनरेशन ऑफ फैमिली, इसमें हम बहुत पूरे उसके जनरेशन के हर एक मेंबर की केस की स्टडी करते हैं, तभी तो हमें सही रिजल्ट मिलेंगे। तो हमारा आंसर हो जाएगा सॉलिड सिंबल्स सो अनअफेक्टेड इंडिविजुअल। ये तो बुक की बात है जो कि हम अपनी बात को कहने के लिए सिंबल के फॉर्म में यूज करते हैं, तो यहाँ पर पेडिग्री एनालिसिस में ये बात गलत साबित हो जाएगी। अगला क्वेश्चन होता है कि द डिटरमाइन द जीनोटाइप ऑफ टॉल प्लांट ऑफ F2 जनरेशन, मेंडल क्रॉस्ड दिस प्लांट विथ अ डॉर्फ प्लांट, दिस क्रॉस इज रिप्रेजेंटेड बाय। जीनोटाइप F2 जनरेशन में जो हमें प्लांट मिले हैं उसका जीनोटाइप क्या है, हालांकि वो टॉलनेस शो कर रहा था, लेकिन क्या वो जीनोटिपिकली भी टॉल है, हेट्रो है और होमो है, ये जानने के लिए हम कौन सा क्रॉस कराते हैं या मेंडल ने कौन सा क्रॉस कराया, तो नेचुरली हमारा आंसर हो जाएगा टेस्ट क्रॉस। तो इस तरह से मेंडल पे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, हम लोग कुछ आगे बढ़ते हैं। जैसे आप इस क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 34, what can be the blood group of offspring when both parents have AB blood group? अगर दोनों पेरेंट्स में AB ब्लड ग्रुप है, दोनों को डोमिनेंस वाले हैं, तो उसमें उस बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या होगा, आंसर क्या होगा, उसमें कोई भी ब्लड ग्रुप हो सकता है। आप बच्चों इसका पनेट स्क्वायर बना करके देखें, ए बी इधर लिखेंगे और ए बी इधर लिखेंगे, इधर ए और इधर बी लिखेंगे, तो ए का एक हो जाएगा, एक ए बी, एक ए दूसरा ए बी और एक बी बी का हो जाएगा, यानी 25% का जो चांस है वो ए का है, 25% बी का चांस है और 50% ए बी ब्लड ग्रुप का चांस है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, तीनों हो जाएगा, ए बी और ए बी। अब एक और ये क्वेश्चन को देखिए, ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इनहेरिटेंस ऑफ रोन कोट इन कैटल इज एन एग्जाम्पल ऑफ। आप रोन कोट आप जानते हैं बच्चों की ऐसे कई सारी गाय, हम ये बहुत ही साधारण एग्जाम्पल है कि आप चितकबरी गायों को देखते हैं तो उसमें क्या होता है, अगर दो गाय को, एक ब्राउन और एक वाइट कलर की के कैटल को जब हम आपस में क्रॉस कराते हैं तो यहाँ पर मेंडल का लॉ ऑफ डोमिनेंस जो होता है वो फेल कर जाता है, क्योंकि वहाँ पर वो दोनों अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, ना तो ब्राउन कोट वाले केवल होते हैं ना केवल वाइट कोट वाले होते हैं, वहाँ पर जो एक जनरेशन जो होता है उसमें वो दोनों कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ऐसे में ये जो कैरेक्टर है वो क्या हो जाता है, को डोमिनेंस का एग्जाम्पल होता है। ये बिल्कुल ब्लड ग्रुप वाला जैसा ही एग्जाम्पल है, क्योंकि यहाँ पर जो रोन कोट है वो ब्राउन और व्हाइट दोनों पैचेस उस कैटल के बॉडी पे मिलते हैं, तो ये को डोमिनेंस का एग्जाम्पल हो जाएगा। अगला आप देखिए, एबीओ ब्लड ग्रुपिंग इन ह्यूमन बीइंग साइट्स द एग्जाम्पल ऑफ। अब एबीओ ब्लड ग्रुप भी उसी से रिलेटेड है, तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस, अगर एबीओ ब्लड ग्रुप होता तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस होता, तो या ए या बी होता या ओ ब्लड ग्रुप वाला होता, लेकिन यहाँ पर ये नहीं होता। दूसरा को डोमिनेंस, बिल्कुल को डोमिनेंस का होगा क्योंकि ये दोनों इस अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं। तीसरा फिर होता है मल्टीपल एलिज्म। मल्टीपल एलिज्म होगा तभी तो वो दोनों कैरेक्टर एक दूसरे को फॉलो को कैरी करेंगे, तो वहाँ पर वो मल्टीपल एलिज्म का हो जाएगा। तो इस तरह से बच्चों ये बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने दे रखे हैं, आप इसको सॉल्व करेंगे, ये आंसर मैंने साथ में दे रखे हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। एक और एक क्वेश्चन देखिए, ये है आपका डाइहाइब्रिड क्रॉस से रिलेटेड है कि विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट फॉर द कंडीशन व्हेन प्लांट इज
YYRR इज बैक क्रॉस्ड विथ द डबल रेसेसिव पेरेंट। डबल रेसेसिव पेरेंट के साथ जब हम इस कैरेक्टर को क्रॉस कराएं तो हमारा जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा? बैक क्रॉस क्या होता है? बैक क्रॉस हम पेरेंट के साथ कराते हैं, पेरेंटल जनरेशन के साथ। तो यहाँ Y जो है वो येलो के लिए और R जो है वो रेड के लिए, येलो सीड और रेड है वो फ्लावर कलर को रिप्रेजेंट करता है। तो इसमें जो रेशियो आएगा वो क्या होगा? 9331 रेशियो फिनोटिपिक, 331 जीनोटिपिक, 11 फिनोटिपिक एंड 11 फिनोटिपिक एंड जीनोटिपिक रेशियो। तो यहाँ पर 111 ये जो है फिनोटिपिक रेशियो और जीनोटिपिक रेशियो भी वही होगा। आप इसको कॉपी पे करके देखेंगे तो अगर YY और RR को हम कैपिटल R और कैपिटल Y और स्मॉल y और स्मॉल r से करा के देखेंगे तो आपका रिजल्ट फिनोटिपिकली ही नहीं जीनोटिपिकली भी सेम होगा। ये जो है यहाँ पे क्या होता है? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की बात कर रहा है, क्योंकि वो चारों जो कैरेक्टर हैं, ये कैपिटल Y येलो को रिप्रेजेंट कर रहा है, स्मॉल y ग्रीन को रिप्रेजेंट कर रहा है, R जो है वो रेड को रिप्रेजेंट करता है और R यहाँ वायलेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये चारों कैरेक्टर हैं वो अपने आप को इंटरमिक्स नहीं करते, बल्कि अपने आप को रखे रहते हैं, अपने आप को वो प्रेजेंट रखते हैं और जैसे ही उनको उनका एलील मिलता है वो अपने आप को एक्सप्रेस कर देते हैं, वो मिक्स नहीं होते। और ये इसी से रिलेटेड ये भी आप क्वेश्चन देखिए, द इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कैन बी एक्सप्लेन्ड विद द हेल्प ऑफ, किससे? तो डाइहाइब्रिड क्रॉस से हम इसको इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को हम एक्सप्रेस करा सकते हैं। मेंडल वर्क वाज रीडिस्कवर्ड बाय 3 साइंटिस्ट। तो 19वीं शताब्दी में 65 में उनका पेपर पब्लिश हुआ था। 1910 में हमें क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस मिली थी। तो 19वीं शताब्दी में हमें मेंडल का जो वर्क था वो रीडिस्कवर हुआ था। आप जानते हैं कि मेंडल ने इतना अच्छा वर्क किया। उन्होंने अपने, एक बार मैं फिर थोड़ा सा बता दूं कि मेंडल के पॉपुलैरिटी और नॉन पॉपुलरिज्म का रिकॉग्निशन उनको क्यों नहीं मिला और क्यों मिला, इसका क्या कारण था? तो सबसे बड़ा उनका, पहले हम रिकॉग्निशन उनको नहीं मिली उसका कारण क्या था? तो उनका सबसे बड़ा कारण ये था कि उन्होंने प्लांट्स को एज ए स्टडी में रखा, स्टडी मॉडल रखा। तो लोगों को लगा कि इस प्लांट्स में क्या क्या मिलेगा, वैसा कुछ उनको लगा नहीं, क्योंकि उस समय जो भी साइंटिस्ट थे वो डार्विन के सिद्धांत को पढ़ रहे थे और डार्विन ने बहुत ही लार्ज स्केल पे, आपको पता है गैलापागोस आइलैंड पे वो गए और सारे बर्ड्स के बारे में उन्होंने बात की। तो वो पढ़ रहे थे तो उनको वो लगा कि ये वैसा कुछ मज़ेदार नहीं लगा, तो उन्होंने नहीं पढ़ा। दूसरा कि कम्युनिकेशन इतना अच्छा नहीं था। मेंडल खुद भी इतने श्योर नहीं थे कि उनका काम है वो बहुत सही है, क्योंकि कहीं कहीं पे उनको वो टेस्ट क्रॉस वाला रिजल्ट थोड़ा सा ये कर रहा था। लेकिन साथ ही उन्होंने बायोलॉजी में मैथ को यूज़ किया था, तो ये भी लग रहा था कि लोगों को कि बायोलॉजी में मैथ का क्या यूज़ है, बायोलॉजी तो बिल्कुल एक अलग प्योर साइंस है, मैथ एक अलग साइंस है। तो इन कारण उनको वो पब्लिसिटी नहीं मिली, उनको वो मान सम्मान नहीं मिला जो उनको मिलना चाहिए था। बाद में यही सारी चीज़ें उनके पॉपुलैरिटी का, रिकॉग्नाइजेशन का कारण बना। उनके मरने के बाद 84 में उनकी मृत्यु हो गई। 1884 में उनके मरने के लगभग या उनके वर्क के 34 साल के बाद 3 साइंटिस्ट अलग अलग, जर्मनी के कार्ल कॉरेंस और ट्रेसमार्क ऑस्ट्रिया के, ह्यूगो डेवेरिस ब्रिटेन के, ये सब तीनों जब अलग अलग अपने देशों में इसी काम को कर रहे थे तो उनका जो रिजल्ट था, जब उन्होंने अपने पब्लिश किया तो उन्होंने देखा कि यहाँ तो ऑलरेडी मेंडल ये काम कर चुके हैं। तो उन्होंने उसके काम को पुनः रीपब्लिश किया, जिसको कि हम कहते हैं 3 साइंटिस्ट के द्वारा पब्लिश किया जाना, और वो 19वीं शताब्दी में हुआ। अगला क्वेश्चन आप देखिए कि वही बात यहाँ भी आ गई है बच्चों। ये समय दिया हुआ है, यहाँ साइंटिस्ट का नाम दिया हुआ है। द साइंटिस्ट इंडिपेंडेंटली रीडिस्कवर द मेंडल्स वर्क। तो ह्यूगो डेवेरिस, कार्ल कॉरेंस और ट्रेसमार्क थे। तो अगर ये क्वेश्चन शॉर्ट नोट्स में भी आता है तो आप इसे लिखेंगे।
तो हम लोग ये इनका नाम लिखेंगे। और शॉर्ट नोट्स में भी आता है, तो पहले हम इन वैज्ञानिकों का नाम लिखेंगे, इसके बाद उनका समय लिखेंगे, जिससे कि हमारा आंसर कंप्लीट होगा। आप आंसर लिखने में बच्चों स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर लिखें, कहीं घुमा फिरा के नहीं लिखना है। आपको जितना समझ में आ रहा है वो क्वेश्चन, उसको आप स्ट्रेट फॉरवर्ड लिखिए, जिससे कि आपको मार्क्स भरपूर मिलेंगे। मार्क्स काफ़ी वैरी करता है हमारे रिजल्ट को, तो हम एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर लिखेंगे। नेक्स्ट है इसी से रिलेटेड कि क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस वाज गिवन बाय, तो सटर एंड बोवेरी ने दिया था, ये आप जानते हैं। यहाँ पर हम इनको मेंडल, वेरिस और मॉर्गन को तो नहीं शामिल करेंगे, क्योंकि मॉर्गन का वर्क तो दूसरे पर था, लिंकेज पर था। ह्यूगो डी वेरिस जो थे वो इनहेरिटेंस पर काम कर रहे थे, और मेंडल तो आप जानते हैं कि वो फादर ऑफ जेनेटिक्स हैं। अगला क्वेश्चन देखिए कि एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस वाज डन बाय, तो एक्सपेरिमेंटली किसने प्रूफ किया? तो मॉर्गन ने किया, टीएच मॉर्गन ने किया था। या आप अभी मैंने बोर्ड पर भी आपको बताया था। अब आप ये देखिए क्वेश्चन नंबर 46, व्हाट इज ट्रू अबाउट द क्रॉसिंग ओवर बिटवीन द लिंक्ड जीन। अगर हम लिंक्ड जीन के बीच में क्रॉसिंग ओवर कराएं तो क्या होगा? क्रॉस लिंकेज का डेफिनेशन क्या कहता है, या सिंपल आसान शब्दों में हम कहें कि व्हाट इज लिंकेज, तो दो जीन के बीच की गहरी दोस्ती लिंकेज कहलाती है। लिंक्ड, दे आर कनेक्टेड, उनको आप कभी तोड़ नहीं पाइएगा। अगर वो तो एक क्रोमोसोम पर, लेट सपोज दिस इज ए क्रोमोसोम, एक क्रोमोसोम पर एक यहाँ और एक यहाँ दो जीन बैठे हुए हैं, तो उनके बीच में गैप बहुत कम है, तो उनके बीच में ब्रेकडाउन होना बिल्कुल भी पॉसिबल होता है। लेकिन अगर एक जीन यहाँ हो और एक जीन यहाँ हो तो वो आसानी से टूट जाएंगे। आप जानते हैं कि ये प्रक्रिया क्रॉसिंग ओवर के दौरान होती है और नए रिकॉम्बिनेशन बनते हैं। तो अगर दो जीन आपस में लिंक्ड हैं तो उसमें क्या होगा? हमारा ऑप्शन आप इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं कि नो क्रॉसिंग ओवर एट ऑल, क्रॉसिंग ओवर होगा ही नहीं, हाई परसेंटेज ऑफ क्रॉसिंग ओवर, हार्डली एनी क्रॉसिंग ओवर और नन ऑफ दिस। तो हम हाई परसेंटेज ऑफ क्रॉसिंग ओवर को तो पहले ही हम कट कर देंगे, बी को। नो क्रॉसिंग ओवर, क्रॉसिंग ओवर हो सकता है लेकिन बहुत ही रेयर होता है, तो रेयर के लिए हमारा तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, हार्डली एनी क्रॉसिंग ओवर पॉसिबल। द डिस्टेंस बिटवीन द जीन इज मेजर्ड बाय डॉप्सन यूनिट। ये क्वेश्चन आता है बच्चों, क्योंकि मिलीमीटर में तो हम लेंथ को लेते हैं, एंगस्ट्रम में भी हम किसी भी सेल की स्टडी करते हैं तो उसका एंगस्ट्रम में हम स्टडी करते हैं। अब यहाँ देखिए लिंकेज से ही रिलेटेड एक क्वेश्चन आ गया, क्योंकि अभी हमने लिंकेज की हम लोग बात कर रहे थे। जैसे ये क्या है, सुटेबल एक्सपेरिमेंट ऑन ऑफ लिंकेज, लिंकेज का सुटेबल एक्सपेरिमेंट है। अगर दो कैरेक्टर जैसे ए बी ले रहे हैं, अगर ये टॉलनेस के लिए, अगर किसी भी लिविंग की हम बात करें, अगर ड्रोसोफिला के हम आई का बात करें और उसके विंग की बात करें, अगर ये आई और बी, ये आई के लिए और ये विंग के लिए हैं, तो ये दोनों क्या है, लिंक्ड हैं, सेम होमोलोगस क्रोमोसोम है, दोनों लिंक्ड हैं, और यहाँ पर उसका रिसेसिव फॉर्म है जो कि सेम कैरेक्टर के ट्रेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये सुटेबली लिंक्ड है, क्योंकि इन दोनों की जो अरेंजमेंट है वो बिल्कुल एग्जैक्ट है। ये होमो में है, ये भी होमो में है, हालांकि ये दोनों दो कलर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन आप देखिए ये चारों ऑप्शन में, बाकी जो तीन ऑप्शन बी को छोड़ के ए सी डी को आप देखें तो इसका जो कॉम्बिनेशन है वो अलग अलग है, तो ये सुटेबल एग्जाम्पल ऑफ लिंकेज नहीं होगा। हमारा आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 50 को आप देखें, मेंडल लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट डज नॉट होल्ड ट्रू फॉर द जीन दैट आर लोकेटेड क्लोजली ऑन। एक ही क्रोमोसोम पर अगर जीन जब अरेंज है और वो भी क्लोजली अरेंज है, तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो मेंडल का लॉ हमें देता है सेकंड एक्सपेरिमेंट से, डाइहाइब्रिड क्रॉस से मिलता है, तो उसमें कौन सा जो है वो ट्रू नहीं है। सेम क्रोमोसोम, नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम, एक्स क्रोमोसोम और ऑटोसोम, तो हमारा आंसर हो जाएगा सेम क्रोमोसोम। अब इसके साथ बच्चों कुछ शॉर्ट टाइप्स के क्वेश्चन हैं, उनको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। तो कहते हैं कि व्हाट इज द जेनेटिक बेसिस ऑफ रिंकल्ड फिनोटाइप ऑफ पी प्लांट। आप जानते हैं कि रिंकल्ड और
जो प्लेन थे नॉन रिंकल्ड थे या राउंड जो पी प्लांट सीड थे, उसका जब हमने क्रॉस कराया तो उसका जेनेटिक बेसिस क्या था। तो आप यहाँ तो ये देख रहे हैं कि उसका हमने फिनोटिपिकली यहाँ दिया है RR और RR रिंकल्ड का, लेकिन उनके बीच में क्या हुआ था, डोमिनेंसी शो हुई थी, जिसकी वजह से R जो राउंड था वो रिंकल्ड के ऊपर क्या हो गया, डोमिनेंट हो गया, जिसकी वजह से जो रिंकल्ड कैरेक्टर जो थे वो क्या हो गए, वो दब गए और राउंड कैरेक्टर जो था वो एक्सप्रेस हो गया। अब आप यहाँ ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 को, हाउ इज अ म्यूटेशन इंड्यूस्ड बाय द म्यूटाजेन। म्यूटाजेन से कैसे म्यूटेशन इंड्यूस होता है, शुरू होता है। तो म्यूटाजेन चेंज द बेस सीक्वेंस बाय इंसर्शन, डिलीशन और सब्स्टिट्यूशन एंड इंड्यूस म्यूटेशन। अभी मैंने अब बच्चों आपसे चर्चा की कि म्यूटेशन क्या होता है, इज अ सडन चेंज इन अरेंजमेंट ऑफ जीन। जीन के अरेंजमेंट में सडन चेंज होता है। तो ये सडन चेंज कैसे हो सकता है, या तो हम वहाँ ए की जगह सी को रख दें, या टी को रख दें, या जी को रख दें। तो इंसर्ट कर दिया, किसी को वहाँ से डिलीट कर दिया। अब ए के साथ टी और यू के साथ यूरासिल के साथ गुआनिन के साथ साइटोसिन बैठा हुआ था, तो हमने वहाँ से साइटोसिन को हटा दिया, तो वहाँ पर एक न्यूक्लियोटाइड हट गया। तो वहाँ पर भी अरेंजमेंट जो है डीएनए के सीक्वेंसिंग में गड़बड़ आ जाएगी। या फिर हम उसका सब्स्टिट्यूशन डाल दें। आप जानते हैं कि ए के साथ किसका कॉम्बिनेशन, एडेनिन के साथ गुआनिन जाता है, तो गुआनिन न जाके हम साइटोसिन रख दें, तो वहाँ पर उसके का सब्स्टिट्यूशन डालने से क्या होगा, वो पूरा जो चेन है वही पूरा चेन है वो चेंज कर जाएगा। द कंप्लीट चेंज विल बी चेंज्ड। तो सारी सीक्वेंसिंग चेंज हो गई तो जेनेटिक कोड अलग हो जाएंगे, तो एंजाइम भी दूसरे बन जाएंगे, और जब एंजाइम दूसरा बनेगा तो प्रोटीन दूसरा बनेगा, और फिर दूसरा हमारे पास कैरेक्टर दूसरा आ जाएगा। यही तो होती है हमारे जब जो पूरे जेनेटिक्स पढ़ते हैं। जैसे ही जीन चेंज होगा जेनेटिक कोड चेंज होगा, जेनेटिक कोड के चेंज होने से एंजाइम चेंज होगा, एंजाइम चेंज हुआ प्रोटीन चेंज हुआ, प्रोटीन चेंज हुआ तो फिर कैरेक्टर चेंज हो जाएंगे। तो जिसको हम फिनोटिपिकली या हम फिजिकली कहेंगे कि दिस इज द म्यूटेशन। म्यूटेशन यानी चेंज इन अ जीन। अच्छा, ये क्वेश्चन बहुत आसान है, कई बार आपने पढ़ा डोमिनेंस, को डोमिनेंस और इनकम्प्लीट डोमिनेंस, तो इसको मैं रहने देती हूँ बच्चों, आप इसे अच्छे से केवल समझ लेंगे, और अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं तो आप उसको एक साइड आप लिखेंगे और एक साइड उसका डायग्राम जरूर शो करेंगे, और उसके सारे जो एक्सपेरिमेंट्स में जो आ रहे रेशियो उसको लिखेंगे, ताकि आपको पूरे नंबर मिल सके। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस को डिफाइन करना है, तो ये क्या होता है, इनहेरिटेंस द फंडामेंटल थ्योरी ऑफ जेनेटिक्स विच रिकॉग्नाइज द क्रोमोसोम एज ए कैरियर ऑफ जेनेटिक मटेरियल। ये बहुत ही सिंपल है। अब मैंने पिछले क्लास में भी मैंने आपको बताया था कि क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, क्रोमोसोम वो गाड़ी है, वो कार है जिसमें बैठ करके जीन जो है वो क्या हो रहे हैं, जा रहे हैं, यानी एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन को जा रहे हैं, माता पिता के कैरेक्टर को उनकी संतान में लेके जा रहे हैं। क्योंकि आप जानते हैं डीएनए जो है वो क्या, न्यूक्लियोटाइड का अरेंजमेंट है डीएनए, और फंक्शनल फॉर्म ऑफ न्यूक्लियोटाइड इज कॉल्ड जीन। वहाँ वो डीएनए हिस्टोन प्रोटीन के साथ अरेंज होता है, और उस हिस्टोन प्रोटीन को हम के साथ जब अरेंज डीएनए को हम क्रोमैटिन कहते हैं। जब मेटाफेज स्टेज आता है सेल डिवीजन का, तो उसको हम कंडेंस्ड फॉर्म में देखते हैं, और उसी को फिर हम क्रोमोसोम कहते हैं। तो यानी कहने का मतलब हुआ कि क्रोमोसोम के अंदर ही तो वो डीएनए है, यानी कार है वो। क्रोमोसोम इज अ व्हीकल इन विच द जीएनए इज ट्रांसफरिंग फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन, और इसी को क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस कहते हैं। लिंकेज क्या है ये आपने कई बार मैंने आपको बताया, तो मैं इसे रहने दे रही हूँ। आगे चलते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। हु प्रपोज्ड, तो ये वही क्रोमोसोमल थ्योरी है, सटन एंड बोवेरी का था, थियोडोर बोवेरी और वाल्टर सटन ने दिया था। तो आप ये क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 5 ये दोनों को एक साथ मिला करके भी लिख सकते हैं। हु एंड व्हाट, who define chromosomal theory of inheritance and what is the chromosomal theory. So chromosomal theory of inheritance was given by Theodore Boveri and Watson Sutton in 19, and this theory says that chromosome is a carrier of a genetic material. ये दोनों को आप एक साथ भी कर सकते हैं, एक साथ पढ़ सकते हैं। ये मैंने सिंपल समझने के लिए, ताकि आपको समझने में आसानी हो, जानने में आसानी हो, मैंने 2 जगह कर दिया है।
हाँ, ये क्वेश्चन आप देखिए, व्हाट इज आर्टिफिशियल सिलेक्शन। आपने नेचुरल सिलेक्शन पढ़ा है, यहाँ पर आर्टिफिशियल सिलेक्शन क्या है। आर्टिफिशियल सिलेक्शन क्या इज इंटरनेशनल ब्रीडिंग ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स वेयर द ब्रीडर सेलेक्ट द डिजायर्ड ट्रेट्स एंड मेक देम ब्रीड टू प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग विथ द रिक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। रिक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स को प्राप्त करने के लिए जब हम डिजायर्ड कैरेक्टर को आपस में क्रॉस कराते हैं तो उसे हम आर्टिफिशियल सिलेक्शन कहते हैं। आपने वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में ये पढ़ा भी है कि जब हम दो कैरेक्टर को एक साथ इंसर्ट कर करके एक डिजायर्ड कैरेक्टर लाते हैं जिसमें कि हम प्लांट को का स्टेम लेते हैं और डिजायर्ड प्लांट जिसका हमको रूट चाहिए उसका हम वो लेते हैं पार्ट सेक्शन और सियॉन कहते हैं जिसको, तो वो तो ग्राफ्टिंग मेथड में उसी का ये तरीका है। लेकिन ये क्या है, क्रोमोसोम के बेसिस पर है, तो इसे हम क्या कहेंगे, आर्टिफिशियल सिलेक्शन कहेंगे। इससे क्या होगा, बायोडाइवर्सिटी में एक नया चेंज मिलेगा। ये जो फार्मर्स हैं उनके लिए काफ़ी ये अच्छा रहेगा क्योंकि वो डिजायर्ड कैरेक्टर वाले फ्रूट्स वेजिटेबल्स को प्रोड्यूस कर पाएंगे। द ट्रेट्स आर नॉट सेलेक्टेड कंसिडरिंग द फिटनेस ऑफ द ऑर्गेनिज्म। ये जो ऑर्गेनिज्म फिट है या नहीं ये नहीं हमें चाहिए, हमको जो उसका केवल डिजायर्ड कैरेक्टर चाहिए। जैसे अगर कोई पेड़ है वो उसके पत्ते वगैरह अच्छे नहीं होते लेकिन उसके फ्रूट्स काफ़ी जैसे पल्पी होते हैं, तो हमें अगर पल्पी फ्रूट चाहिए तो वैसे प्लांट्स को सेलेक्ट करेंगे जिसका रूट या सूट सिस्टम अच्छा है और इसका हम सीड ले लेंगे। तो हमें दो डिजायरेबल कैरेक्टर वाले दो डिजायर्ड कैरेक्टर के प्लांट्स जो वो एक ही में मिल जाएंगे। ये क्रोमोसोम्स क्या है और ये क्रोमोसोमल थ्योरी, ये हु डिस्कवर्ड क्रोमोसोम, ये आप बच्चों पढ़ेंगे क्योंकि ये ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। अब हाँ, ये आप एक नया क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज एनियोप्लॉइडी एंड डिफरेंस बिटवीन द एनियोप्लॉइडी एंड द पॉलीप्लॉइडी। एनियोप्लॉइडी क्या है, क्रोमोसोम की एबनॉर्मेलिटी है। प्लॉइडी का मतलब ही होता है मोर देन वन। जैसे हमारे बॉडी में 44 ऑटोसोम होते हैं और 2 सेक्स क्रोमोसोम होते हैं। अगर कोई क्रोमोसोम खास करके 6 क्रोमोसोम में बढ़ जाए तो उसे ही हम प्लॉइडी कहते हैं। पॉलीप्लॉइडी का मतलब हुआ एक से ज़्यादा हो जाना, जैसे XXY आपने पढ़ा है, इसमें क्लाइनफ्लिंटर सिंड्रोम में पढ़ा है, आप डाउन सिंड्रोम में पढ़ते हैं कि क्रोमोसोम जो है वो बढ़ जाता है तो उसे हम, और एनियोप्लॉइडी क्या कहेंगे, जिसमें कि लॉस हो जाता है। और ये कब होता है, ड्यूरिंग मियोसिस होता है, जब सेल का डिवीजन होता है मियोसिस में, क्रॉसिंग ओवर के दौरान एक सेल जो है क्रोमोसोम जो है वो पूरी तरह से जब नहीं बढ़ता है, डिवीजन पूरी तरह से नहीं होता है, तब ये केस आता है। यही क्वेश्चन यहाँ दोबारा है कि डिफरेंस बिटवीन एनियोप्लॉइडी एंड पॉलीप्लॉइडी में क्या अंतर होता है। तो इसमें क्या होता है, अगर चूंकि उसको 2 भाग में बंटना है, 2 इधर जाना है और 2 इधर जाना है, तो अगर एक पूरी तरह से सेपरेट नहीं हो पाता, एक तरफ तो 1 क्रोमोसोम चला जाता है और एक तरफ 3 क्रोमोसोम चला जाता है, तो उसको हम फिर क्या कहेंगे, डिप्लॉइड नहीं कहकर ट्रिप्लॉइड कहते हैं। 4 हो गया तो टेट्राप्लॉइड कहेंगे। और इससे क्या होता है, दिस इज वेरी कॉमन इन प्लांट बट लीथल इन एनिमल्स। लीथल इसलिए होता है एनिमल्स में बच्चों क्योंकि अगर हम किसी भी सिंड्रोम की बात करें, जैसे जेनेटिकल डिसऑर्डर में जब हम बात करते हैं इसकी क्लाइनफ्लिंटर सिंड्रोम की करते हैं, टर्नर सिंड्रोम की करते हैं, डाउन सिंड्रोम की करते हैं, या हम इसकी करते हैं कलर ब्लाइंडनेस की बात करते हैं, हीमोफीलिया की करते हैं, तो उसमें क्या होता है, ये लीथल हो जाते हैं क्योंकि जिस पर्सन में ये डिजीज़ हो जाती है उसके लिए सर्वाइव करना बहुत ही मुश्किल होता है, तो लीथल हो जाएगा एनिमल। क्योंकि प्लांट्स के बहुत ज़्यादा सीड्स होते हैं तो उसमें ये उतना मायने नहीं रखता जितना कि एनिमल्स के केस में रखता है। अब बच्चों हम आते हैं लॉन्ग क्वेश्चन पे। लॉन्ग क्वेश्चन कहता है डिस्क्राइब द इंडिविजुअल ऑफ द फॉलोइंग क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी। ये इसी से रिलेटेड अभी मैंने बात की, ट्राइसोमी ऑफ क्रोमोसोम नंबर 21, XXY और XO। XO का मतलब क्या हो गया, अभी जस्ट आपने पढ़ा एनियोप्लॉइडी, यहाँ पर क्या हो गया, एक क्रोमोसोम कम गया, तो वहाँ पर हम O कहें या 0 कहें वो एक ही बात है, यानी 1 क्रोमोसोम इज एब्सेंट हियर। और यहाँ चूंकि ये सेक्स क्रोमोसोम में होता है तो दिस इज वेरी पेनफुल फॉर अ पर्सन और उसकी फैमिली के लिए। तो ट्राइसोमी में क्या हो गया, डाउन सिंड्रोम हो गया, ऑटोसोमल लिंक्ड जेनेटिक डिसऑर्डर हो गया ये डाउन सिंड्रोम। और इसमें वो जो इंडिविजुअल होता है उसको कौन कौन से कैरेक्टर हमें दिखाई देते हैं, तो सबसे पहले प्रोट्रूडिंग टंग जो होता है वो प्रोट्रूड करके होता है, राउंड हेड राउंड पूरी तरह से राउंड होगा, स्लैंटिंग आई यानी ऐसे निकला हुआ आँख होगा,
हाइट कम होगी, ओपन माउथ, शॉर्ट नेक। उसके बाद आप देखिए मेंटल रिटार्डेशन, अगर कोई व्यक्ति मेंटली रिटार्डेड है तो किसी भी परिवार के लिए कितनी बड़ी परेशानी है, यू कैन इमेजिन इट। और उसके बाद आप देखिए अंडर डेवलप्ड जेनाइटल एंड गोनाड्स, उसके जेनाइटल ऑर्गन भी प्रॉपरली डेवलप्ड नहीं होते हैं। तो अगर ये क्वेश्चन अगर आता है कि व्हाट आर राइट द कैरेक्टर ऑफ द डाउन सिंड्रोम, अगर आपसे ये शॉर्ट नोट्स में क्वेश्चन आता है या व्हाट इज डाउन सिंड्रोम, तो आप इसको लिख सकते हैं इसी में। ये लॉन्ग में एक शॉर्ट क्वेश्चन भी आपको यहाँ पे मिल रहा है। दूसरा कैरेक्टर आप देखिए XXY क्रोमोसोम, जिसकी मैंने अभी चर्चा की थी, क्लाइन-फ्लिंटन सिंड्रोम। इसमें क्या हो गया, एक क्रोमोसोम जो है वो एक्स्ट्रा हो गया, यानी ये पॉलीप्लोइडी का एग्जाम्पल हो गया। अब इसमें जो पीड़ित व्यक्ति है वो क्या कैरेक्टर शो करेंगे, उसके कैरेक्टर को आप देखिए। द इंडिविजुअल पोजेसेस फेमिनाइन कैरेक्टर, फेमिनाइन कैरेक्टर को वो पोजेस करता है। क्यों? क्योंकि उसमें X एक ज़्यादा है, तो उसमें फेमिनिन कैरेक्टर जो वो ज़्यादा शो होगा, फीमेल वाला ज़्यादा क्रोमोसोम है तो फीमेल का केस ज़्यादा शो करेगा। डेवलप्ड ब्रेस्ट इन मेल्स, मेल इज स्टेराइल, लेकिन इससे क्या होता है, वो मेल जो हो ना मेल रह पाता है ना फीमेल रह पाता है, वो स्टेराइल हो जाता है। पुअर बियर्ड ग्रो, दाढ़ी मुझे काफ़ी कम आती है और आवाज़ भी जो होती है वो महिलाओं जैसी पतली हो जाती है। दूसरा आप देखिए XO यानी लॉस ऑफ X क्रोमोसोम रिजल्ट्स इन द टर्नर सिंड्रोम। अगर एक क्रोमोसोम लॉस हो गया तो उसे हम क्या कहेंगे, टर्नर सिंड्रोम उसके कहेंगे। और इसमें चूंकि इसका डिफिनेशन कह रहा है कि लॉस ऑफ X क्रोमोसोम, एक X क्रोमोसोम लॉस कर गया, इसका मतलब कि एक है और एक लॉस कर गया, यानी ये फीमेल के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सेक्स क्रोमोसोम में XX आप जानते हैं कि फीमेल सेक्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये जो बीमारी होगी वो किस में होगी, महिलाओं में होगी। अब महिलाओं में ये बीमारी होगी तो क्या होगा, सबसे पहले तो कि महिला जो है वो स्टेराइल होगी क्योंकि उसमें एक ही X क्रोमोसोम है। दूसरा ओवरीज आर इमैच्योर, चूंकि ओवरी इमैच्योर है तो महिला तो स्टेराइल होगी ही। वेब्ड नेक, जो गर्दन वो थोड़ी सी ऐसे इस तरह से होगी। थोरैक्स इज सील्ड शेप्ड, अंडर डेवलप्ड ब्रेस्ट। पफी फिंगर्स, उसकी जो उंगलियां होंगी वो काफ़ी फुली हुई होंगी। हाइट कम होगी और यूट्रस इज स्मॉल। तो जो पहला जो कैरेक्टर मैंने बताया बच्चों कि फीमेल इज स्टेराइल, तो उसके लिए तो ये दो कैरेक्टर ही काफ़ी रिस्पॉन्सिबल होंगे, यूट्रस इज स्मॉल एंड ओवरी इज नॉट इन मैच। अब अगला एक क्वेश्चन देखिए, ए टॉल प्लांट विथ रेड फ्लावर इज क्रॉस विद द डॉर्फ प्लांट विथ वाइट फ्लावर्स। दो कैरेक्टर लिया जा रहा है, एक टॉल और एक डॉर्फ लेंथ के लिए और कलर के लिए, फ्लावर के कलर के लिए एक रेड और वाइट फ्लावर को लिया जा रहा है, यानी इसका मतलब है कि ये डाई हाइब्रिड क्रॉस है। तो इस डाई हाइब्रिड क्रॉस का रेशियो हमें बताना है और इफेक्ट ऑफ डाई हाइब्रिड क्रॉस इन अ टू जीन इज इंटरैक्टिंग विथ ईच अदर। बच्चों ये डाई हाइब्रिड क्रॉस का एक एग्जांपल, अगर ये क्वेश्चन आता है कि राइट द मेंडल्स डाई हाइब्रिड क्रॉस, तो उसमें भी आप इसको लिख सकते हैं। तो इसमें आप यहाँ देखिए कि रेशियो ऑब्जर्व 9:3:3:1, जिसको कि फिर आगे यहाँ देखिए मैंने चार्ट के थ्रू बताया है। आप देखिए, आप ऑब्जेक्टिव में भी एक क्वेश्चन आया था हम लोग का, Y और R करके क्वेश्चन आया था, तो वो आप यहाँ इसको टैली कर सकते हैं, मिला सकते हैं और समझ सकते हैं। तो यहाँ दो कैरेक्टर लिया गया, टॉल एंड रेड, वाइट एंड डॉर्फ का लिया गया है। पेरेंट है, गैमिट का फॉर्मेशन हुआ, F1 जनरेशन में जितने भी बने वो टॉल और रेड बने। अब इनका जब आपस में सेल्फ क्रॉस कराएगा, सेल्फिंग कराई गई, इसके बाद जो हमें कैरेक्टर मिलते हैं वो इस तरह से मिलते हैं। तो इस कैरेक्टर में क्या होता है, 9:3:3:1 तो हमें मिलते हैं सारे 9 की है। अगर एक की मैं चर्चा करूं कि अगर एक 9 को ही हम लेकर के अगर देखें तो ये 9 शो करता है कि ये जो 9 ऐसे पौधे मिलेंगे जिसमें टॉल और रेड के कैरेक्टर होंगे, ये इसको रिप्रेजेंट करता है। तो क्या वाकई में ये 9 पूरी तरह से टॉल और रेड है? अगर हम इसको यहाँ देखें पनेट स्क्वायर के थ्रू तो देखिए तो टॉल रेड, टॉल रेड, टॉल रेड, टॉल रेड, टॉल रेड, ये भी टॉल रेड, टॉल एंड रेड, टॉल एंड रेड, यहाँ भी टॉल एंड रेड। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हमें वाकई में टॉल और रेड मिल रहे हैं, यानी डोमिनेंट कैरेक्टर को शो कर रहे हैं। बट दिस कैरेक्टर इज
फिनोटिपिकली वो टॉल और रेडनेस को शो करते हैं, लेकिन जब हम इसका जीनोटिपिकल रेशियो निकालते हैं तो वो बिल्कुल चेंज कर जाएंगे। आप देखिए केवल ये जो है दिस इज जीनोटिपिकली सेम, मगर आप यहाँ देखिए यहाँ रेड मिक्स है, दोनों का कैरेक्टर शो कर रहे हैं। यहाँ टॉल भी मिक्स है, यहाँ भी मिक्स है, यहाँ रेड मिक्स है, यहाँ पे दोनों मिक्स है, टॉल एंड रेड दोनों है, दोनों जो है वो हेट्रोजाइगस गैमेट का फॉर्मेशन कर रहे हैं। यहाँ पर भी सेम है और यहाँ पर भी सेम है। तो इस तरह से जब हम इसको आगे पढ़ेंगे तो हमारा पूरा रेशियो जो होगा वो क्या होगा, बदल जाएगा। तो ये डाइहाइब्रिड क्रॉस में आ जाएगा। इसके बाद बच्चों एक और ये क्वेश्चन आता है कि लिस्ट आउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। क्रोमोसोमल थ्योरी इनहेरिटेंस पर कई बार क्वेश्चंस आए हैं, साथ ही डाइहाइब्रिड क्रॉस पर भी कई बार क्वेश्चंस आए हैं। तो आप इन क्वेश्चंस को इस तरह से लिखेंगे। साथ ही अगर आप ये क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं तो क्रोमोसोमल थ्योरी किसके द्वारा दी गई, कब दी गई, आप लिखेंगे। मैंने पिछले स्लाइड में बताया भी सटन एंड बॉवेरी का केस। थियोडोर बॉवेरी और वाल्टर सटन ने इस थ्योरी को 19वीं शताब्दी में दिया था। उस थ्योरी के क्या क्या कैरेक्टर थे वो आप देखिए। फर्टिलाइजेशन, रीएस्टोर डिप्लॉयड कंडीशन। आपको पता है कि हमेशा माता और पिता से एक एक क्रोमोसोम हम प्राप्त करते हैं और ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन वो हमारे पास एक और एक आते हैं। ड्यूरिंग जाइगोट ये दोनों मिक्स होते हैं, फर्टिलाइजेशन के दौरान दोनों मिक्स होते हैं, यानी हम हैप्लॉइड से क्या होते हैं, डिप्लॉयड हो जाते हैं। और जाइगोट जो होता है वो डिप्लॉयड कंडीशन है, जो कि आप यहाँ देख रहे हैं, फर्टिलाइजेशन, रीस्टोर, डिप्लॉयड कंडीशन। क्रोमोसोम सेग्रीगेट्स एंड असॉर्ट इंडिपेंडेंटली। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के स्टडी से आपने देखा कि क्रोमोसोम कभी एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं होते, उनके कैरेक्टर मिक्स नहीं होते, दे रिटेन देमसेल्व्स, अपने आप को वो मेंटेन करके रखते हैं। बोथ क्रोमोसोम एज वेल एज सेक्स एग्जिट इन पेयर्स विथ इन द डिप्लॉयड सेल। डिप्लॉयड सेल में क्या हो गया, दोनों कैरेक्टर जब मिलते हैं तो उसमें क्या होता है, जीन और क्रोमोसोम दोनों अपने आप को वहाँ डबल डिप्लॉयड केस में होते हैं, डबल में होते हैं। गैमेट कंडीशन, ओनली वन क्रोमोसोम ऑफ पार्टिकुलर टाइप एंड ओनली वन ऑफ द टू एलील ऑफ अ कैरेक्टर। गैमेट का क्या होता है, अभी आपने पिछले स्लाइड को भी थोड़ा सा ध्यान रखें तो आप देखे थे, अगर टॉलनेस की हम बात करें तो फादर से एक टॉलनेस कैरेक्टर आया, मगर अगर मदर डॉर्फ है तो मदर से एक डॉर्फ कैरेक्टर को हमने पाया। तो गैमेट कंटेन्स ओनली वन क्रोमोसोम, एक ही क्रोमोसोम तो आता है पिता से और एक क्रोमोसोम माता से। साथ ही अगर एक क्रोमोसोम आ रहा है तो उसके पास एलील भी एक ही आएंगे, और वो चाहे अगर गैमेट का फॉर्मेशन होगा तो डोमिनेंट होगा तो ये आएगा, ये या फिर आएगा टॉलनेस आएगा या डॉर्फनेस आएगा। अगला क्वेश्चन बहुत ही आसान है। ऑटोसोम, हेमिजाइगस, होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस क्या है, आप ये जानते हैं, फिर भी मैंने इसे दे दिया है ताकि आपको लिखने में आसान हो। अगला क्वेश्चन है, देखिए व्हाट इज सेक्स लिंक्ड। सेक्स लिंकेज क्या है, जब सेक्स से लिंक्ड जब हमें लिंकेज होता है तो उसे हम सेक्स लिंक कहते हैं। ये कहता है कि इंडिविजुअल जेंडर को डिसाइड करता है एंड प्रेजेंट द क्रोमोसोम एंड सेक्स स्पेसिफिक पैटर्न ऑफ अ इनहेरिटेंस। उस व्यक्ति के से रिलेटेड जितने भी स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उनको वो रिप्रेजेंट करता है। डिफाइन एंड डिजाइन द टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस क्या है, हम किसी भी कैरेक्टर के जीनोटाइप को जानने के लिए हम टेस्ट क्रॉस करते हैं, और टेस्ट क्रॉस हमेशा F1 जनरेशन को उसके पेरेंट जनरेशन के साथ कराते हैं, और खास करके डॉर्फ रिसेसिव के साथ कराते हैं या रिसेसिव कैरेक्टर के साथ कराते हैं। पेडिग्री एनालिसिस क्या है ये मैंने ऑलरेडी बता चुका है, दी हूँ आपको। अगला क्वेश्चन बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे भी रिलेटेड कई बार क्वेश्चन आते हैं, चाहे वो शॉर्ट नोट्स में आए या फुल लेंथ क्वेश्चन आए। डिस्क्राइब द या ब्रीफली मेंशन द कंट्रीब्यूशन ऑफ T.H. मॉर्गन। T.H. मॉर्गन, थॉमस हंट मॉर्गन, ही वॉज नोन एज द फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स, ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया है। लेकिन उनका क्या क्या काम था, उन्होंने ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर पर पूरे अपने काम को किया। इसी कारण ड्रोसोफिला को हम जैकपॉट ऑफ द जेनेटिक्स भी कहते हैं। जैसे मेंडल ने मटर प्लांट पे अपना सारा एक्सपेरिमेंट किया, मॉर्गन ने अपना सारा एक्सपेरिमेंट ड्रोसोफिला पर किया। तो उन्होंने इस स्टडी पे ड्रोसोफिला पर जब उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया या स्टडी किया, उस पर उन्होंने 3 स्टडी किया। पहला ड्रोसोफिला के आई पर किया, विंग पर किया और उसके लेंथ पर किया। तो 3 कैरेक्टर को उन्होंने कंसीडर करके जब स्टडी किया तो उनके जो रिजल्ट थे वो क्या क्या पर थे। तो उन्होंने डिस्कवरी ऑफ लिंकेज की, लिंकेज क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर कैसे होता है, कहाँ होता है, और उसके
पॉजिटिव और निगेटिव जो इफ़ेक्ट्स हैं उसको उन्होंने स्टडी किया। सेक्स लिंकेज पढ़ा, क्योंकि इसी क्रॉसिंग ओवर में उन्हें सेक्स लिंकेज मिला। दूसरा क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस पढ़ा, लिंकेज मैप पढ़ा और इसी लिंकेज मैप से आगे फिर जेनेटिक मैप बना। दूसरा म्यूटेबिलिटी ऑफ जीन को भी पढ़ा, क्योंकि कभी कभी कोई जीन म्यूटेट हो जाता है और वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता। तो जब वो म्यूटेट होता है तो क्या होता है, या तो वो फंक्शनल प्रोटीन बनाता ही नहीं है, या बनाएगा भी तो उतना नहीं बनाएगा जितना की ज़रूरत है, या फिर वो प्रॉपर नहीं होगा, बनाएगा लेकिन वो प्रॉपर नहीं होगा। तो ये तीनों केस में फिर वो जीन की म्यूटेबिलिटी शो करती है। तो ये उनका वर्क था। साथ ही उन्होंने कैसे कैसे काम किया ये पूरा यहाँ पे लिखा हुआ है पॉइंट वाइज। तो आप जो भी आंसर लिखेंगे इस तरह के वो पॉइंट वाइज लिखेंगे, एक के बाद एक। जैसे 1910 में उन्होंने लिंकेज की डिस्कवरी की। मॉर्गन एंड कैसल ने मिक्स फॉर्म में एक साथ क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ लिंकेज को दिया। मॉर्गन और स्टुअर्ट ने 1911 में फ्रीक्वेंसी ऑफ क्रॉसिंग ओवर बताए, यानी रिकॉम्बिनेशन की स्टडी की। साथ ही 1% रिकॉम्बिनेशन इज कंसिडर टू बी इक्वल टू 1% मॉर्गन। ये CM जो है वो मॉर्गन का यूनिट कहा गया, जो कि जेनेटिक मैप में हम इसकी स्टडी करते हैं। ये आप आगे ऊंचे क्लास में जाएंगे तो पढ़ेंगे। अभी के लिए इस क्लास के लिए हमें इतना ही जानना काफ़ी है। तो 1% को हम यहाँ एक यूनिट मानते हैं और उसको कहते हैं मॉर्गन यूनिट या सेंटी मॉर्गन कहते हैं। इसके बाद उन्होंने सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस की बात की, और वो किस में उनको मिला, वाइट आइड मेल ड्रोसोफिला में मिला। जब उन्होंने रेड आई वाले के साथ इसको क्रॉस करा करके स्टडी किया। तो अगर ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन आता है कि मेंडल ने सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस की खोज किसके साथ किया, 4 ऑप्शन आते हैं, वाइट आइड, रेड आइड ड्रोसोफिला, फीमेल ड्रोसोफिला, रेड विंग ड्रोसोफिला, तो या फिर वेस्टिजियल विंग फॉर्म ऑफ द ड्रोसोफिला। तो आप उसमें वाइट आइड को टिक करेंगे। इसके बाद आप ये देख लीजिए एक और क्वेश्चन, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस कब उन्होंने किया, तो जब उन्होंने एक्स क्रोमोसोम डॉटर को वाइट वाले को सन के साथ उन्होंने कराया, तब उन्होंने क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस को बताया। तो इस तरह से बच्चों ये जब इस तरह का जब क्वेश्चन आता है, यानी लेंदी क्वेश्चन आता है, या आप उसको कहें एसे टाइप का क्वेश्चन, जैसे एक और क्वेश्चन आ सकता है, लेट सपोज की राइट द वर्क ऑफ द मेंडल, तो उसको भी आप पॉइंट वाइज लिखेंगे। उनका जो पहले का काम है, पहले आप मेंडल को इंट्रोड्यूस करेंगे, उनका जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, उन्होंने कब अपने रिसर्च पेपर को पब्लिश किया, रिसर्च पेपर पब्लिश होने के बाद उनको रिकॉग्निशन मिली तो क्यों मिली, नहीं मिली तो क्यों मिली, ये लिखेंगे। इसके बाद आप उनके जो दोनों एक्सपेरिमेंट हैं, मोनोहाइब्रिड क्रॉस वाले और डाईहाइब्रिड क्रॉस वाले, वो आप लिखेंगे और थोड़ा थोड़ा लिखेंगे। साथ ही जब आप ये लिखेंगे तो उनके जो क्रॉस के जो मैप हैं उनको भी आप जरूर लिखेंगे, तभी आपको पूरे 5 नंबर मिलेंगे, क्योंकि फुल लेंथ का जो क्वेश्चन होता है वो 5 नंबर का आता है। और आप ऐसा नहीं कि पूरी आपने कथा कहानी लिख दी और एक तरफ आप वो डायग्राम वगैरह नहीं बनाया तो फिर आपको पूरे प्रॉपर मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो यू मस्ट बी वेरी केयरफुल ड्यूरिंग राइटिंग द आंसर्स। और जब शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं तो राइट द आंसर स्ट्रेट फॉरवर्ड, ताकि आपको अच्छे नंबर मिले। आई विश यू वेरी गुड लक फॉर द कमिंग एग्जामिनेशन। और इसी के साथ बच्चों आज का ये लेक्चर मैं ख़त्म करती हूँ और इस टॉपिक को भी ख़त्म करती हूँ। आप इसके सारे क्वेश्चन और आंसर को सॉल्व करें, और आई होप कि आप इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आए उसको आप अच्छे से सॉल्व करें। थैंक यू।